नमस्कार, मैं राजेश भारद्वाज आप सभी का क्लैट प्रेप के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर हार्दिक स्वागत करता हूं। जैसा कि आप सभी को पता है कि हम डेली द हिंदू और उसके साथ साथ इंडियन एक्सप्रेस जो हमारे न्यूज़पेपर्स हैं या उनके अलावा जितने भी टाइम्स ऑफ इंडिया जो भी न्यूज़पेपर हैं, हम उन सभी का क्या करते हैं, फैक्चुअल एनालिसिस करते हैं। मतलब हम उनके जो पैसेज हैं, जो एडिटोरियल हैं, उनको उठाते हैं और उनसे ये फाइंड आउट करने की कोशिश करते हैं कि आगे चलकर कभी एग्जाम में अगर वन लाइनर क्वेश्चन बना, फैक्चुअल क्वेश्चन बना, तो वो कैसा हो सकता है, कहां से पिक किया जा सकता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज कौन सा दिन है 2 ऑफ मई। और जैसा कि हमने कहा था कि हम डेली क्या करेंगे, जिस दिन जो डे होगा उसको भी पढ़ते हुए चलेंगे। तो आज कौन सा डे है, 2 ऑफ मई, जिसको हम किस नाम से बनाते हैं। तो आज इतना कोई इंपॉर्टेंट डे नहीं है जो हमारे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से पूछा जाए, तो आज के लिए मैं इसको स्किप कर देता हूं, ठीक है। उसके बाद चलते हैं हमारी फर्स्ट न्यूज के ऊपर। जो पहला ही न्यूज है, पहला ही आर्टिकल है, वो किससे रिलेट करता है, जीएसटी। देखो जीएसटी का जो डाटा है ना, जैसे मैं बात करूं कि कल जीएसटी का डाटा आया 1 ऑफ मई को, तो किस महीने की जीएसटी का डाटा आया होगा, लास्ट मंथ, ठीक है, यानी कि अप्रैल। और अप्रैल महीने की जो जीएसटी है उसने ऑल टाइम हाई टच कर दिया। मतलब 2.10 लाख करोड़ रुपीस हमने इसमें कलेक्ट किए अप्रैल 2024 के महीने में। मतलब क्या है, सिंपल सा, तो इसको ऐसे समझो कि अगर मैं बात करूं प्रीवियस हाईएस्ट टैली जो था वो था 1.87 लाख करोड़। इससे लगभग 12.4% ज्यादा की हमें ग्रोथ देखने को मिली है। अब समझने वाली बात यह है कि आपको यह पता होना चाहिए सबसे पहले कि व्हाट इज जीएसटी, है ना, क्या काम करता है। दूसरा आपको पता होना चाहिए कि इसको इंप्लीमेंट क्यों किया गया था, क्या ये पूरा मैटर है, तो समझने की कोशिश करना। जैसे कि फॉर एग्जांपल जब राजा महाराजा यहाँ पे होते थे, किंग्स हुआ करते थे, किंगडम थे, है ना, तो उस समय टैक्स कलेक्ट करने का एक सिस्टम हुआ करता था। जैसे आप लोग याद करो मुगलों के टाइम पर, है ना, मुगल जब यहाँ पे रूल करते थे तो उस टाइम पर होता था, एक था दीवानी सिस्टम, एक था सूबेदारी। दीवानी में क्या था, टैक्स कलेक्ट करने का काम था। सूबेदारी में क्या था, आर्मी संभालने का काम था, मिलिट्री देखने का काम था। अब सोचो टाइम के साथ साथ हम धीरे धीरे आगे बढ़ते रहे। 1857 में यहाँ पर इंडिया में रिवोल्ट हो गई। थोड़ा सा इसका बैकग्राउंड समझना। 1857 में रिवोल्ट हो गई और जैसे ही रिवोल्ट हुई, हमारे यहाँ पर जो ईस्ट इंडिया कंपनी जो रूल कर रही थी उसका रूल खत्म होकर हमारे यहाँ पे क्वींस रूल या क्राउन्स रूल स्टार्ट हो गया। और जैसे ही क्राउन रूल स्टार्ट हुआ 1858 में जो एक्ट आता है जिसको हमने बेटर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट के नाम से कहा, उस एक्ट के बाद सबसे पहले याद रखना 1860 के अंदर, सबसे पहले 1860 के अंदर यहां पर क्या लाया गया, बजट। और वो बजट लाने वाला कौन था, जेम्स विल्सन। और उस जेम्स विल्सन जो इकोनॉमिस्ट थे हमारे ब्रिटिशर, उन्होंने क्या किया, पहली बार बजट प्रेजेंट किया और कहा कि यहां पर टैक्स और टैक्स इंट्रोड्यूस किया। जैसे अभी मैं कहूं तो 7 लाख, 10 लाख, 15 लाख का टैक्स स्लैब है ना, हमने पढ़ा भी था जब हमने उसमें फरवरी के अंदर हमने बजट को पढ़ा था। तो इन्होंने कहा कि 0 से 200 रुपीज जिसकी इनकम है, जिसके पास पैसा है, उससे हम लेंगे 0% टैक्स। और जिसके पास 200 से 400 रुपए तक है उससे हम कितना लेंगे, 2%। और जिसके पास 400 रुपए से ज्यादा है उससे हम कितना लेंगे, 4%। तो कहीं ना कहीं इन्होंने टैक्स सिस्टम को इंट्रोड्यूस कर दिया, ठीक है। अब धीरे धीरे इंडिया और आगे बढ़ने लगा, धीरे धीरे बहुत सारे एक्ट आते चले गए। इनकम टैक्स ऑफ इंडिया जो 1961 जो अभी भी फॉलो हो रहा है ना, ये चलते गए। बात ये निकल के आती है कि सरकार जो है, चाहे वो ब्रिटिश उस टाइम पर रहे हो, क्राउन रूल रहा हो, चाहे आज हमारी गवर्नमेंट हो, है ना, जो भी गवर्नमेंट चल रही है, ये किस तरीके से हमसे पैसा लेती है। तो ये जो पैसा लेती है हमसे, टैक्स लेती है, और उस टैक्स के पैसे से हमारा पूरा देश चलता है। जैसे अगर मैं तुमसे कहूं बजट, है ना, बजट, इस बार का बजट कितना था, तो इस बार का बजट था हमारा 47.66 लाख करोड़ रुपए, जिसमें सबसे ज्यादा पैसा कहां से आ रहा था, जीएसटी से। और जीएसटी से कितना पैसा आ रहा था, लगभग 19% तक पैसा जीएसटी से आ रहा था। मतलब 1 रुपए भी सरकार कमा रही थी तो 19 पैसे उसने वहां से कमाए। अब समझना कि ये जो जीएसटी है ये आया कहां से, पहले इसको क्या कहते थे, तो कहीं ना कहीं से तो निकला होगा। टैक्स पता होना चाहिए तुम्हें क्या होता है। तो देखो मैंने कहा टैक्स समझ गए ना, गुड्स एंड सर्विसेज के ऊपर लगाया जाता था, ठीक है। अब मान लो पहले क्या होता था, एक होता था डायरेक्ट टैक्स, एक होता था इनडायरेक्ट टैक्स।
डायरेक्ट टैक्स का सीधा सा मतलब है कि मान लो मेरी सैलरी है, तो मेरी सैलरी से डायरेक्ट मेरा इनकम टैक्स काट लिया गया, हो गया डायरेक्ट टैक्स। इनडायरेक्ट टैक्स क्या होता है कि मान लो आप लोग फॉर एग्जांपल 10 रुपए का कोई फ्रूटी पीते हो, कोई कुरकुरे खाते हो, जो भी खाते हो, उसमें से अगर सरकार की तरफ देखोगे तो उसमें से कुछ ना कुछ परसेंटेज सरकार के पास जाता होगा, वो इनडायरेक्ट टैक्स के रूप में चला गया। बात समझ में आ रहा है? जैसे वैल्यू एडिड टैक्स होता था पहले कि जो महंगी चीजें होंगी उनके ऊपर वैल्यू एडिड टैक्स हो गया, है ना, अलग अलग टाइप की आपने देखा होगा सेस वगैरह लगा देती थी सरकार, तो ये सब होता था। तो एक होता था डायरेक्ट टैक्स, एक होता था इनडायरेक्ट टैक्स, ठीक है। बाद में क्या किया गया, 2014 में, याद रखना सारे डाटा को, 2014 में सबसे पहले इंट्रोड्यूस किया गया किसके बारे में, जीएसटी, गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स। और उसके बाद जीएसटी को इंप्लीमेंट कर दिया गया। कब इंप्लीमेंट कर दिया गया, तो याद रखना बिल 2016 में पास हो जाता है, इंप्लीमेंट कब किया जाता है, 1 जुलाई 2017 को इंप्लीमेंट कर दिया गया। और इस जीएसटी ने, ध्यान रखना, जितने भी हमारे जो वैल्यू एडिड टैक्स थे या जो इनडायरेक्ट टैक्स की जो फॉर्म में थे, उनको मैक्सिमम क्या कर दिया, रिप्लेस कर दिया, और उनकी जगह सीधा क्या आ गया, जीएसटी, गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स। और जीएसटी की स्लैब कहां से कहां तक है, तो याद रखना 0, 5%, 12%, 18% एंड 28%। जैसे मान लो आप लोग 0% भी बहुत सी चीजों पर लगा हुआ है, ठीक है, जैसे नट्स हो गए, है ना, आप काजू बादाम खाते हो, इन पे 0% जीएसटी लगती है। फॉर एग्जांपल एजुकेशन के ऊपर 18% जीएसटी लगती है, आपको पता होना चाहिए। अगर मैं आपसे कहूं कि इसके बीच में भी कोई स्लैब है, तो हाँ, ऐसा मत समझना कि मैंने 5% कहा तो वही है, 3% स्लैब भी इसमें इंट्रोड्यूस की गई। और 3% किस पे लगता है, डायमंड के ऊपर। इसलिए आपने ये बहुत बार सुना होगा कि अगर कोई पैसे वाला आदमी अगर डायमंड खरीद रहा है, क्योंकि हमारी तुम्हारी तो हिम्मत है नहीं डायमंड्स खरीदने की, तो अगर वो डायमंड खरीद रहा है तो 3% टैक्स देगा। और अगर कोई बच्चा पढ़ना चाहता है तो अपनी पढ़ाई पर, एजुकेशन पे 18% जीएसटी देगा। तो कहीं ना कहीं ये कम होना चाहिए, ये बढ़ना चाहिए, ये कंट्रोवर्सी चलती रहती है, ठीक है। जैसे उसके बाद आता है 28%। 28% क्या है, तो 28% लग्जरी आइटम्स के ऊपर लगाए गए, है ना, या जो ऐसी चीजें जैसे कि सिगरेट, है ना, आप लोग सिगरेट, दारू, अल्कोहल जो पीते हो, उनके ऊपर 28% तक जीएसटी लग जाता है। बात समझ में आ रही है? और ऐसा भी नहीं है कि 5% किसी पर नहीं लगता। जैसे कि जो मूवीज चलती थी पहले, उन मूवीज के ऊपर 12% टैक्स लगता था। 100 रुपए की मूवी है तो 112 देने पड़ेंगे। अब क्या कर दिया, उसको 5% कर दिया, ठीक है। जैसे आपने देखा होगा डायरेक्ट टैक्स, समझ गए ना। अब क्या हुआ, इसको लास्ट टाइम 50th जो मीटिंग हुई थी उसमें चेंज किया गया था। अब मेरे कहने का मतलब ये है कि जो जीएसटी है उसने एक्चुअल में रिप्लेस किसको मार दिया। एक तरफ कौन सा टैक्स था, तो समझना इसको ध्यान से। एक तरफ मैंने आपसे कहा कि कौन सा होता है डायरेक्ट टैक्स, और दूसरा कौन सा, इनडायरेक्ट टैक्स। तो मैंने कहा कि जो डायरेक्ट टैक्स है, उस डायरेक्ट टैक्स को ये जो डिपार्टमेंट है कौन सा है, सीबीडीटी, सेंट्रल बोर्ड ऑफ द या फॉर डायरेक्ट टैक्स। कब बनता है, 1963 में। उस समय एक एक्ट आता है, ध्यान रखना, रिवेन्यूज एक्ट या सेंट्रल रिवेन्यूज एक्ट, और वो कब आया था, 1963। और उसी के साथ सीबीडीटी की फॉर्मेशन होती है। सीबीडीटी का हेडक्वार्टर कहां पे है, तो याद रखना न्यू दिल्ली के अंदर इसका हेडक्वार्टर है। सीबीडीटी का चेयरमैन कौन है आज के दिन, तो याद रखना नितिन गुप्ता क्या है इसके चेयरमैन है। इसमें डायरेक्ट टैक्स सारे इंक्लूड होते थे। जैसे पहले एंटरटेनमेंट टैक्स भी होता था, अभी भी होता है ना, पहले गिफ्ट टैक्स भी हुआ करते थे, अब उनको कम कर दिया गया है। तो बहुत सारी चीजें होती थी पहले। जैसे अभी गवर्नमेंट जो हमारी कांग्रेस पार्टी है वो कह रही है वेल्थ रीडिस्ट्रीब्यूशन किया जाएगा, है ना, तो पहले वेल्थ ट्रांसफर भी की जाती थी, तो भी टैक्स होता था। अगर मैं टैक्स की बात करूं तो सबसे ज्यादा टैक्स याद रखना मौर्यों के टाइम पर था, चंद्रगुप्त मौर्य, अशोका, ना, इनके टाइम पर था, ठीक है। हर चीज पर, हवा और पानी, हवा को छोड़कर हर चीज पे टैक्स था, वो तो पानी पे भी टैक्स लेते थे, ध्यान रखना। इसलिए इतने स्ट्रॉन्ग था हमारा मगध एम्पायर, ठीक है। मैं ये नहीं कह रहा कि तुम भी भारत को स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए हर चीज पे टैक्स लगा दो। जैसे रोटी के ऊपर भी 5% टैक्स ले रहे हो, ये सब गलत बातें हैं, ठीक है। जैसे दही के ऊपर भी टैक्स ले रहे हो, तुम हॉस्टल में, गांव से गरीब बच्चा आता है, पीजी में रहना चाहता है, उस पर भी तुम 12% टैक्स ले रहे हो, तो ये सब थोड़ा सा जचने वाली बातें नहीं होती हैं, ठीक है। उसके बाद ये बना डायरेक्ट टैक्स या डायरेक्ट सीबीडीटी डिपार्टमेंट। एक दूसरा कौन सा याद रखना, सीबीआईसी,
सेंट्रल बोर्ड फॉर इनडायरेक्ट टैक्स एंड कस्टम्स। क्या नाम है इसका? सेंट्रल बोर्ड फॉर इनडायरेक्ट टैक्स एंड कस्टम्स। ये कब बना? 1964। ये भी उसी एक्ट से बना होता है जिससे वो बना होता है, ठीक है। इसका हेडक्वार्टर भी कहां पे है? तो याद रखना न्यू दिल्ली के अंदर। और इसका चेयरमैन कौन है? तो चलो ये क्वेश्चन आप लोग मुझे कमेंट करके बताओगे कि सीबीआईसी का चेयरमैन कौन है। याद रखना सीबीआईसी का पहले नाम क्या हुआ करता था? सीबीईसी, सेंट्रल बोर्ड ऑफ एक्साइज एंड कस्टम। बाद में 2018 में, याद रखना इन 2018 CBEC सेंट्रल बोर्ड ऑफ एक्साइज एंड कस्टम वाज चेंज टू सेंट्रल बोर्ड ऑफ इनडायरेक्ट टैक्सेस एंड कस्टम, ठीक है। और इसका हेड कौन है आज के दिन? वो आप लोग मुझे कमेंट करके बताओगे। इसका काम है सारे इनडायरेक्ट टैक्सेस को लेना, इसका काम है सारे डायरेक्ट टैक्सेस को कलेक्ट करना। अब हम आ जाते हैं जीएसटी के ऊपर। जीएसटी कौन कलेक्ट करेगा? कौन से आर्टिकल में जीएसटी के बारे में लिखा हुआ है? तो थोड़ी सी बातें समझना। जीएसटी पहली बात तो कब इंट्रोड्यूस हुआ? 2014। कब लागू हुआ? 2017 1 जुलाई, ठीक है। अगर आपसे पूछे हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के कौन से आर्टिकल में, चलो इस पे बाद में आएंगे ना, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का कौन सा आर्टिकल कहता है कि वहां पर जीएसटी काउंसिल होनी चाहिए? तो आर्टिकल 279A। याद रखना आर्टिकल 279 का ए, उसमें साफ साफ लिखा हुआ है कि हमारा जो प्रेसिडेंट है उस प्रेसिडेंट को क्या करना चाहिए? एक काउंसिल क्रिएट करनी चाहिए जो स्टेट और उसके लिए क्या करे? टैक्स कलेक्ट करने का काम करे। और ये क्या करता है फिर आर्टिकल 280? अब समझना 280 में क्या लिखा है? फाइनेंस कमीशन। दोनों में डिफरेंस है। फाइनेंस कमीशन क्या करता है? जैसे कि अभी अगर मैं आपसे बात करूं फर्स्ट फाइनेंस कमीशन कब बनाया गया था? तो 1950। और वो कौन था? तो के.सी. नियोगी, क्षितिज चंद्र नियोगी वाज द फर्स्ट फाइनेंस कमिश्नर ऑफ इंडिया। अगर आपसे पूछे अभी कौन चल रहा है? तो एन.के. सिंह चल रहा है। कौन चल रहा है? 15th फाइनेंस कमीशन चल रहा है जिसके हेड कौन है? एन.के. सिंह। अगर मैं कहूं कि 16th का किसको बनाया गया? तो वो है अरविंद पनगड़िया। और अरविंद पनगड़िया विल अज्यूम द ऑफिस फ्रॉम कब से? 2026। लेकिन अभी इनको सेलेक्ट कर दिया गया। और अरविंद पनगड़िया पहले नीति आयोग के वाइस प्रेसिडेंट भी रह चुके हैं, ध्यान रखना, ठीक है। अब मैंने कहा कि ये क्या करता है? ये इस बात को इंश्योर करता है कि जो पैसा है वो सारा पैसा कलेक्ट होकर आया। जैसे मान लो स्टेट से भी आया, सेंटर से भी आया, है ना। जीएसटी दोनों में होती है, एसजीएसटी, सीजीएसटी, इंटीग्रेटेड जीएसटी, 3 होती हैं, आपने देखा होगा बिल वगैरह के ऊपर। तो सारा पैसा जब यह मान लो आई या इंटीग्रेटेड जीएसटी भी आया, तो यहां से जो पैसा आया इस पैसे को कैसे डिस्ट्रीब्यूट करेगा ये कौन देखेगा? फाइनेंस कमीशन। तुमने कई बार देखा होगा, जैसे अगर मैं बात करूं सबसे ज्यादा पैसा कौन देता है, तो इस बार सबसे ज्यादा पैसा देने वाला कौन था? महाराष्ट्र। दूसरे नंबर पे कौन था? कर्नाटका, है ना, जीएसटी कलेक्शन के अंदर। तीसरे नंबर पे कौन है? गुजरात। चौथे नंबर पे कौन है? यूपी। और पांचवे पे कौन है? तमिलनाडु। याद रखना इस बार पहली बार ऐसा हुआ कि तमिलनाडु को रिप्लेस कर दिया यूपी ने। पहले यूपी यहां होता था, अब तमिलनाडु यहां पर आ गया, यूपी आगे चला गया। मतलब यूपी के लोग भी इसमें इंटरेस्ट लेने लगे, पैसा देने में, टैक्स वगैरह भरने में। अब समझना ऐसा मैं क्यों कह रहा हूं, क्योंकि देखो तुमने एक प्रॉब्लम सुनी होगी कि बहुत सारे स्टेट है जहां से तुम पैसा बहुत लेते हो लेकिन उनको देते कम हो। जैसे साउथ इंडिया की पॉपुलेशन बहुत कम है ना, कंपेयर किया जाए नॉर्थ इंडिया में, तो साउथ इंडिया से ज्यादा पैसा भी आ रहा है आपके सामने देखो, और पैसा उनको वापस मिलता है। अगर 100 रुपए आते हैं तो 118, 120, 125 इतना मिलता है। नॉर्थ इंडिया में आ जाओ, यूपी, है ना, नॉर्थ ईस्ट में चले जाओ, इतना पैसा देती है सरकार। 100 रुपए वहां से आता है, 1000 रुपए तक दे देती है, रीडिस्ट्रीब्यूट कर देती है। तो इन लोगों को बड़ा डाउट रहता है कि यार ऐसा नहीं होना चाहिए, लेकिन ऐसा क्यों करती है सरकार? फाइनेंस कमीशन ऐसा क्यों करता है? वेल्थ का डिस्ट्रीब्यूशन क्यों करता है? ताकि पॉपुलेशन के हिसाब से गरीबों तक उन चीजों को पहुंचाया जा सके, स्कीम्स को पहुंचाया जा सके। जैसे राजीव गांधी जी कहते थे कि 1 रुपया अगर चलता है तो लास्ट पहुंचते पहुंचते 17 पैसे पहुंचते हैं, 83 पैसे तो बीच में गायब हो जाते हैं, है ना। तो ये सब कमियां हैं, इनको दूर करना चाहिए। वो बाद की बातें, सरकारों की बातें, हमें उनसे कोई मतलब नहीं है, ठीक है। समझ में आ गई बात? तो कौन से आर्टिकल में लिखा है कि जीएसटी काउंसिल होगी और उसको प्रेसिडेंट बनाएगा? तो आर्टिकल 279 का ए। कौन से आर्टिकल में लिखा है फाइनेंस कमीशन होगा? आर्टिकल 280। एट प्रेजेंट फाइनेंस कमीशन कौन है हमारा? एन.के. सिंह। पहला कौन था? के.सी. नियोगी। अगला कौन होगा? तो उसकी अनाउंसमेंट हो चुकी है, प्रेसिडेंट ने कर दी है। कौन होगा? अरविंद पनगड़िया। अगर पूछे कितने मेंबर होते हैं इसमें, तो 5 मेंबर होते हैं, 1+4, सारे इकोनॉमिस्ट या इकोनॉमिक बैकग्राउंड से होते हैं, ठीक है। अब चलते हैं नेक्स्ट।
अगर पूछे कौन से आर्टिकल में लिखा है कि स्टेट के पास भी ये पावर है कि वो टैक्स पे या गुड्स एंड सर्विसेज के ऊपर टैक्स लगा सकता है, तो आर्टिकल 246 के ए में ये बात लिखी हुई है कि टैक्स ऑल्सो हैज द या हैव द राइट्स टू इंप्लीमेंट टैक्सेस ऑन गुड्स एंड सर्विसेज। ठीक है, तो कौन सा 246 का ए पार्ट ध्यान रह जाएगा। उसके बाद याद रखना कब आया था कब नहीं आया था मैंने समझा दिया। अच्छा, एक इशू यहां पर और है, ध्यान रखना, सेस। व्हाट इज सेस, थोड़ा सा समझना कि सेस का मतलब क्या होता है। सेस का मतलब होता है टैक्स ऑन टैक्स। क्या मतलब होता है? टैक्स ऑन टैक्स। जैसे मान लो, देखो आपसे क्वेश्चन पूछता हूं, क्या पेट्रोल के ऊपर जीएसटी लगती है? क्या नहीं लगती है। ठीक है, क्या अगर मैं बात कह रहा हूं कि मान लो आपके जो जैसे कि जो शराब हो गई, लीकर होगी, उस पर लगती है? क्या नहीं लगती। क्यों नहीं लगती है? या लगती है तो क्यों लगती है? आप मुझे कमेंट करके बताना, क्या लगती है क्या पेट्रोल और शराब के ऊपर, लीकर के ऊपर, है ना। बाकी बातें बाद में करेंगे। देखो, सेस का मतलब क्या होता है? टैक्स पे टैक्स लगाना। जैसे मान लो स्टेट से जितना टैक्स आता है ना, जीएसटी, है ना, वो सारा का सारा जीएसटी डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है। मैक्सिमम कौन ले जाता है? सेंटर। जैसे जीएसटी का कॉन्सेप्ट समझना कि मान लो मैं आज 1 लाख रुपए इस इंस्टीट्यूट में कमा रहा हूं, ये इंस्टीट्यूट है मेरा, तो सीधा सीधा 18% तो मुझसे कौन ले गई? गवर्नमेंट ले गई मेरा जीएसटी के नाम से। बचा कितना मेरे पास? लगभग 82। ठीक है, लगभग कितना बचा? 82,000 रुपीज बचे। अब 82,000 रुपीज में से 30% मुझसे किस बात का ले लिया जाएगा? कॉर्पोरेट टैक्स। अब बचा क्या मेरे पास? तो लगभग कितना टैक्स ले लिया मुझसे? 48% टैक्स ले लिया। बचा क्या मेरे पास? जो बचा उसी में से मुझे सब सैलरीज देनी है, सब डिस्ट्रीब्यूट करना है, सब खर्चा निकालना है। बात समझ में आ रही है? अब समझना कि ये जो सेस है इसका मतलब क्या है? टैक्स के ऊपर टैक्स। और ये तब किया जाता है जब ज्यादा टैक्स नहीं आ रहा होता है। तो आपने देखा होगा कि जो पेट्रोल है ना, उस पेट्रोल के रेट हर स्टेट में अलग मिलते हैं, क्योंकि वहां की स्टेट गवर्नमेंट सेस लगा देती है। समझ में आ रही है क्या? जैसे किसी के यहाँ पर 2% है, किसी के यहाँ पर 3% है। ठीक है, तो ये कहा गया था कि ये जो सेस है ना, इसको 2022 तक लगभग इसको मैनेज कर लिया जाएगा, लेकिन बीच में कोविड-19 आ गया तो इसको कहां ट्रांसफर कर दिया? 2026 तक ट्रांसफर कर दिया। तो ये कुछ बातें हैं जो मैंने आपसे कही। हाँ, आपसे पूछे कि जीएसटी काउंसिल में कौन होता है, तो याद रखना ये क्वेश्चन आ भी चुका है पहले कई बार एग्जाम में। एक तो कौन होता है? फाइनेंस मिनिस्टर। उसको चेयर कौन करता है? जीएसटी काउंसिल को फाइनेंस मिनिस्टर। और उसके अदर मेंबर्स कौन होते हैं? तो याद रखना, मिनिस्टर्स फ्रॉम द स्टेट्स। जो स्टेट्स की तरफ से रिकमेंडेड मिनिस्टर होते हैं वो उसको क्या करते हैं? उसमें फाइनेंस मिनिस्टर के साथ चेयर करते हैं उसको, उसमें डिसीजन लिए जाते हैं। ठीक है, तो आई थिंक कुछ बातें आपको क्लियर होंगी जीएसटी के बारे में। ठीक है, टैक्सेस के बारे में। हम उसके बाद आगे बढ़ जाते हैं। ठीक है, हमारी जो सरकार है उसके पास मैक्सिमम जो इनकम का सोर्स है वो भी क्या है? टैक्स। जैसे यहां पर लिखा हुआ है 2.10 लाख करोड़ रुपीस का हमने इस बार कलेक्शन किया। अगर मैं बात कहूं कि और क्या करती है सरकार, तो जैसे कि मान लो तुमसे टैक्स लेती है सरकार, खाली पैसा भी उधार लेती है। डेब्ट से हम 34% पैसा लेते हैं। ठीक है, और उसके बाद हम उसमें बजट में उसको चलाते हैं बजट को। जैसे इस बार का बजट हमारा 47.66 लाख करोड़ का है, लेकिन हमारा इस बार का एक्सपेंडिचर कितना है? 51.5 लाख करोड़ के आसपास। तो लगभग जो हमारा 5.1% का क्या है? डेफिसिट। डेफिसिट का मतलब ज्यादा खर्च हो जाना। जैसे आपका बजट है 1 लाख रुपए, आपको लेना था कोई मोबाइल, आप दुकान में गए, मोबाइल पड़ा 1,20,000, तो 20% यानी 20,000 रुपए डेफिसिट हो गया आप पे। तो सरकार के ऊपर डेफिसिट बढ़ता जा रहा है, और उस डेफिसिट को कम करने के लिए सरकार क्या करती है? उस बजट में से जो बजट आपने दिया उसका 20% या जो इनकम होती है भारत से उसका 20% वो बजट जो तुमने डेफिसिट को फुलफिल करने के लिए लोन लिया था ना, डेब्ट लिया था, उसको पूरा करती है। तो ये सिस्टम चलता रहता है। इसीलिए आज भारत पे कितना लोन हो चुका है? 205 लाख करोड़ रुपीस तक पहुंच गई गाड़ी। ठीक है, तो ये कुछ बातें ध्यान रखना। जैसे मैंने कहा, एक सीजीएसटी, सेंट्रल, स्टेट एंड इंटीग्रेटेड जीएसटी। उसके बाद चलते नेक्स्ट, इंप्लीमेंटिंग द स्ट्रीट वेंडर्स एक्ट। देखो, स्ट्रीट वेंडर्स एक्ट का मतलब क्या है? जैसे मान लो, ऐसे समझो कि आप लोग क्या कर रहे हो, आप लोग क्या कर रहे हो कि किसी फर्म में काम कर रहे हो, तो आपके राइट्स बने हुए हैं। ठीक है, आपको सैलरी मिलेगी, आपका पीएफ कटेगा, सब है। लेकिन मैं ये कह रहा हूं कि आप ठेला लगाते हो, है ना, और ठेला लगाते हो तो क्या बताओ वो इंसान नहीं है क्या? है क्या? उसको कमा के खाने का राइट नहीं है क्या? है।
क्या उसको जीने का राइट नहीं है? राइट टू लाइफ, राइट टू लिव नहीं है क्या? बिल्कुल है। तो उनके लिए क्या किया जाए? तो याद रखना एक एक्ट हुआ था, पास हुआ था, प्रोटेक्शन ऑफ द लाइवलीहुड ऑन एंड रेगुलेशन ऑफ द स्ट्रीट वेंडर्स एक्ट 2014 में एक एक्ट आया था जो स्ट्रीट वेंडर जो होते हैं, जो ठेला लगाने वाले लोग होते हैं, उनके राइट्स की बात करता है। कौन कौन से राइट्स की? देखो आर्टिकल 19 बताओ कौन सा है? फ्रीडम्स। आपको 6 टाइप की फ्रीडम मिली हुई है। कौन कौन सी? पहला कौन सा? कि राइट टू स्पीच एंड एक्सप्रेशन, उसी में एक आता है लास्ट में, मैं सीधा उसी पे चलता हूं। राइट टू या फ्रीडम टू डू बिजनेस और परफॉर्म एनी प्रोफेशन इन एनीवेयर इन इंडिया, है ना? इंडिया में कहीं भी किसी भी जगह कोई भी प्रोफेशन कर सकते हो। तो बेचारा ठेला लगा रहा है तो क्या दिक्कत है? क्या लगानी चाहिए, लेकिन उसके साथ अगर बुरा हो गया तो उसके राइट्स को कौन बचाएगा? तो आर्टिकल 19 में उसके राइट छीन सकते हैं। बात समझ में आ रही है? आर्टिकल 14 क्या कहता है? इक्वालिटी बिफोर लॉ, कानून की नजर में सब बराबर होना चाहिए, तो उनके लिए भी कानून होना चाहिए। आर्टिकल 39 का ए, इसमें क्या कहा गया? तो इसमें साफ साफ कहा गया किसके बारे में? मैंने शायद पढ़ाया भी था, नलसा, सलसा एंड डलसा। क्या है? नेशनल लीगल सर्विस अथॉरिटी एक्ट, स्टेट लीगल सर्विस अथॉरिटी एक्ट, डिस्ट्रिक्ट लीगल सर्विस अथॉरिटी एक्ट। क्या है इसके अंदर? इसका सिंपल सा मतलब यह है कि इन लोगों के लिए लीगल एड प्रोवाइड कराएगी कौन? सरकार। जैसे मान लो ठेला वाला है, तुम चल रहे हो, तुम्हारी फॉर्च्यूनर गाड़ी है, उस गलती से लग गई, तुम तो उसको पीट दोगे, बेचारे का कुछ नहीं हो सकता, पैसे वाले हो, है ना? तुम तो कोर्ट केस कर दोगे, जेठ मलानी को हायर कर लोगे, है ना? या तुम लोग भी कल को लॉयर बनने वाले हो, अपने आप को ही हायर कर लोगे, जो भी है ना? क्योंकि बड़े वकील तो बनना ही चाहते हो तुम लोग। अब क्या हुआ? अगर तुमने ऐसा किया तो गरीब का कौन है? गरीब का तो भगवान भी नहीं है, तो उस समय कौन आएगी? सरकार। कॉन्स्टिट्यूशन है गरीब का, इसीलिए कहते हैं कॉन्स्टिट्यूशन है तो तुम जिंदा हो। अब उसने क्या कहा? 39 का ए, उसको लीगल हेल्प मिलेगी, उसको लॉयर मिलेगा, ठीक है? उसके बाद आता है आर्टिकल 41, क्या कहता है? राइट टू एम्प्लॉयमेंट, राइट टू वर्क, हर इंसान को वर्क करने का राइट है और स्टेट उसे प्रोवाइड कराएगा। अगर कोई ठेला भी लगा रहा है तो उसको ठेला लगाने का राइट है, कम से कम वो कमा कर खा तो रहा है ना? बात समझ में आ गई? तो राइट टू वर्क, राइट टू हेल्थ भी इसी में आता है, राजस्थान पहला स्टेट बना था, ठीक है? मनरेगा भी इसी में आता है, राइट टू वर्क, ठीक है? उसके बाद कौन सा है? स्वनिधि। याद रखना, कोरोना याद है क्या सभी को? कोरोना याद होगा ना? बहुत से लोग तो कोरोना में 10th और 12th भी पास कर गए होंगे ना? बड़ी खुशी हो रही होगी उनको। तो हुआ क्या था? कोरोना में सबसे ज्यादा इफेक्ट पड़ा था, वो किस पे पड़ा था? स्ट्रीट वेंडर्स पे। स्ट्रीट वेंडर्स बेचारे इतने ज्यादा दुखी हो गए थे, क्या करें? सुबह कमाते थे, शाम को खाते थे, अब कोरोना लग गया तो सरकार ने एक स्कीम लॉन्च की। किस एक्ट के अंडर? इसी एक्ट के अंडर। क्या नाम था उसका? स्वनिधि। इसके 3 वर्जन आए, पहले 10,000 दिए गए, फिर 20,000, लास्ट में 50,000। क्या था? 10,000 रुपए दिए गए और स्ट्रीट वेंडर्स को, ताकि वो लोग अपना खर्चा चला सकें और कोरोना खत्म होने के बाद दोबारा से अपना काम धंधा स्टार्ट कर सके। फिर दोबारा से लहर आ गई थी सेकंड वेव, तब इनको 20,000 दिए गए, फिर इनको 50,000 दिए गए। हालांकि टैक्स लिया गया, इनसे वापस लिए गए, लेकिन इनकी हेल्प की गई। और शायद आपने जनवरी या फरवरी के हैंडआउट में पढ़ा होगा, एक न्यूज भी पढ़ाई थी हमने कि स्ट्रीट वेंडर्स की जो स्कीम थी स्वनिधि, उससे लोगों को बहुत फायदा भी हुआ है ना? ईयरली कितना बेनिफिट हुआ है, कुछ डाटा भी था उसके अंदर, ठीक है? तो ये स्वनिधि क्या है? तो श्रम, पैसा कमाना, ठीक है? तो इनके लिए आई थी स्ट्रीट वेंडर्स के लिए। तो ऐसा पूछ लेता है स्ट्रीट वेंडर्स के लिए कौन सी स्कीम थी? तो स्वनिधि। बात समझ में आ गई? और हमें इनके राइट्स को क्या करना चाहिए? प्रोटेक्ट करना चाहिए। इनके लिए एक्ट बनाने की हमें नीड आ पड़ी है, ठीक है? तो इस बात को थोड़ा सा ध्यान रखना। उसके बाद जैसे कि स्ट्रीट वेंडर्स के लिए क्या क्या करती है सरकार, तो ये डाटा कुछ मैं लिख कर लाया हूं, याद रखना। ये आपने देखा होगा, एम्प्लॉइज कंपनसेशन एक्ट 1923, एम्प्लॉइज स्टेट इंश्योरेंस एक्ट 1948, एम्प्लॉइज प्रोविडेंट फंड EPF जिसको कहते हैं 1952, ठीक है? एम्प्लॉइज एक्सचेंज कंपल्सरी नोटिफिकेशन ऑफ द वैकेंसीज एक्ट 1959, द मैटरनिटी बेनिफिट एक्ट 1961। बताओ, अभी सुप्रीम कोर्ट ने कल परसों एक डिसीजन दिया था कि मैटरनिटी रिलीफ कितना होना चाहिए? कम से कम 2 साल का मैंडेटरी कर दिया सभी के लिए। भारत का पहला स्टेट कौन सा था? सिक्किम वाज द फर्स्ट स्टेट जिसने क्या किया था कि मैटरनिटी रिलीफ जो था उसको 1 ईयर का कंपलसरी कर दिया था, ठीक है? उसके बाद अच्छा कौन से आर्टिकल में आता है मैटरनिटी रिलीफ? तो आर्टिकल 42 में आता है, हमारे DPSP का पार्ट है, ध्यान रखना। उसके बाद द साइन वर्कर्स वेलफेयर फंड 1981 में आता है, बिल्डिंग्स एंड द अदर कंस्ट्रक्शन वर्कर्स सेस एक्ट 1996 में आया था, ठीक है? ये न्यूज हमने लास्ट ईयर भी पढ़ी थी कि जो बिल्डिंग वर्कर्स होते हैं बेचारे की डेथ हो जाती है, इतनी ऊंची ऊंची
बिल्डिंगों में काम करते हैं, कोई तो उनको बचाने के लिए, तो उनके लिए भी एक्ट बना हुआ है, उनके घर वालों के लिए पैसा होना चाहिए, फंडिंग होनी चाहिए, पेंशन होनी चाहिए, सब होना चाहिए, ठीक है। क्योंकि हमारी सोसाइटी में सबसे ज्यादा रोल किसका है? कभी भी भूल के ये मत सोच लेना कि जो आईएएस है, आईपीएस है, मिनिस्टर्स हैं, साइंटिस्ट हैं, वही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। सबका अपना अपना रोल है। अगर ये मजदूर ना होना तो तुम बिल्डिंग बना के दिखा दो, है ना। तुम एसी में बैठे रहते हो दिन भर, तुम कोई बिल्डिंग बनाकर दिखा दो, तुम ताजमहल बनाकर दिखा दो, मजदूरों ने तो बनाए है ना। तो उन मजदूरों के राइट्स की बात की जा रही है कि ये कुछ एक्ट हैं, ध्यान रखना कौन कौन सा एक्ट कब कब आता है, ठीक है। बात समझ में आ रही है ना। उसके बाद कौन सा है लास्ट में? द अनऑर्गेनाइज्ड वर्कर्स सोशल सिक्योरिटी एक्ट 2008। और अनऑर्गेनाइज्ड से मुझे एक बात याद आई, कौन सी? गिग वर्कर जानते हो ना, तुम्हारी तरह जो जेनजी है ना, जेनजी जनरेशन के लोग हैं, वो गिग वर्कर्स की लिस्ट में आते हैं, ठीक है। इनकी इकोनॉमी भी बढ़ती जा रही है, तो इनके प्रोटेक्शन के लिए भी लॉ आ रहे हैं। भारत का पहला कौन सा स्टेट है जिसने गिग वर्कर्स के लिए बिल लेकर आया, एक्ट बनाने की बात कही? तो वो भी कौन था? राजस्थान, ठीक है। उस समय बहुत कुछ किया था राजस्थान ने, राइट टू हेल्थ, राइट टू गिग वर्कर्स, है ना, क्योंकि उस समय इलेक्शन भी थे राजस्थान में, है ना, समझ गए। उसके बाद चलते नेक्स्ट। इधर लिखा है कि स्ट्रीट स्टोरी लिखी हुई है, 10 मिलियन स्ट्रीट वेंडर्स है इंडिया के अंदर, ठीक है। उसके बाद 30% वेंडर्स जो है वो 21 से 30 साल के हैं, 51% की जो एज है 31 से 50 है, ठीक है। 40% स्ट्रीट वेंडर्स तो इलिटरेट हैं, तो सिंपल सी बात है, इलिटरेट है इसीलिए तो वेंडर हैं। उसके बाद 71.5% आज स्टेशनरी वेंडर्स, 82% सेल पेरिसेबल गुड्स, फ्रूट सेलर्स कॉन्स्टिट्यूट 29%, 65.5% क्या है इसके अंदर? तो जो घर पे प्रोडक्ट बनाते हैं बाद में उनको बेचते हैं। 65% कौन है? जो बिजनेस एक्टिविटीज में लगे हुए हैं। तो थोड़ा सा डाटा इसको जस्ट पढ़ लेना एक बार, ठीक है। चले आगे, आ जाओ। एनालाइजिंग लेबर ऑन ए वार्मिंग प्लेनेट। देखो अभी ये न्यूज बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आपको पता है कि हमारा जो प्लेनेट है वो वार्म होता जा रहा है, ग्लोबल वार्मिंग के इश्यूज बढ़ते जा रहे हैं। अब सोचो ग्लोबल वार्मिंग के इश्यूज बढ़ते जा रहे हैं और वो इतने ज्यादा बढ़ते जा रहे हैं कि यहाँ पर इन लोगों के लिए तुम जीना भी हराम कर दे रहे हो और इन लोगों को तुम पैसा भी अच्छा नहीं दे रहे हो। तो एक डिपार्टमेंट है कौन सा? ILO, इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन। कब बना था? 1919 में बना था। और किस दिन इंटरनेशनल लेबर डे होता है? कल ही तो था, है ना। आई थिंक कल ही था, 1 मई। कल ही थिंक क्या कल ही था? 1 मई, है ना। 1 मई क्या बनाया जाता है? इंटरनेशनल लेबर्स डे, है ना। हम मजदूरों का दिवस होता है वो, ठीक है। अब समझना, जैसे कि मैं कुछ इसमें डाटा बताता हूं कि इसमें 6 इंपैक्ट बताए गए हैं क्लाइमेट चेंज के जो इन लोगों के ऊपर पड़ते हैं। जैसे कौन कौन से? तो फॉर एग्जांपल एक्सेसिव हीट, सोलर अल्ट्रावायलेट रेडिएशन, एक्सट्रीम वेदर इवेंट्स, वर्कप्लेस एयर पोल्यूशन, वेक्टरबोर्न डिजीज, ठीक है। और लास्ट कौन सा? एग्रोकेमिकल्स। तो इन सभी को उनका वो देखना पड़ता है, सामना करना पड़ता है। तो हम आज के दिन इन लेबर्स के लिए क्या कर रहे हैं? WHO कह रहा है, ILO कह रहा है कि हमें क्या करने की नीड है, इनके लिए प्रोडक्टिविटी बढ़ाने की नीड है। जैसे अभी कुछ दिन पहले एक न्यूज पढ़ी थी मैंने कि कहीं पर जो लेबर होता है ना, अनस्किल्ड वर्कर, कंस्ट्रक्शन साइट, ऐसे तो जबरदस्ती इनसे काम करवाते हैं, है ना, कम पैसा देते हैं और इनको लगता है कि 2 वक्त का खाना मिल जाए बहुत है, इनफ। तो अभी क्या हुआ था, वहां पर जो फीमेल वर्कर्स थे वो बहुत ज्यादा थी, तो उनको लगा कि फीमेल वर्कर्स अगर कल को प्रेग्नेंट हो गई और बच्चा हो गया तो मैटरनिटी रिलीफ मिलेगी, ये सब तो काम होगा नहीं। उन्होंने क्या किया, सोचो इंसानियत कहां जा चुकी है, उन्होंने उन महिलाओं की बच्चेदानी ही निकलवा दी कि वो कभी बच्चा ही पैदा ना कर पाए। मतलब जिंदगी भर तुम्हारे लिए मेहनत ही करती रहे। तो क्या इनका कोई राइट नहीं है क्या? क्या इनका राइट टू बर्थ नहीं है क्या? या राइट टू रिप्रोड्यूस नहीं है क्या? रिप्रोडक्शन करने का राइट नहीं है? बिल्कुल है। फ्रांस जैसा देश तो इतना आगे जा चुका है कि वो अबोलिशन को वो कर दिया उसने कि तुम्हारा अधिकार है, करो तो करो, ना करो तो मत करो। बात समझ में आ रही है? एक हमारा देश है जहां पर ऐसी हरकतें देखने को मिलती है, तो हमें इनके राइट्स की बात करनी है। तो जो मैंने अभी वेंडर्स वाले उसमें जो एक्ट बताए थे ना, सारे याद रखना, यहाँ भी एप्लीकेबल होंगे, ठीक है। तो थोड़ा सा इन डाटाओं को ध्यान रखना है, समझ गए? आगे बढ़ जाए। उसके बाद चलते नेक्स्ट, प्रधानमंत्री जन धन योजना। आपके सामने एक फोटो लगी हुई है मोदी जी की, है ना, भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की। एक स्कीम है कौन सी? प्रधानमंत्री जन धन योजना। मतलब हर आदमी का खाता खोला जाएगा। और इस स्कीम के बाद क्या हुआ, हर आदमी का खाता भी खोल दिया गया। और खाता खोलने के बाद क्या कह दिया गया उसमें कि लगभग उसमें 1 लाख रुपीस का क्या होगा उसके अंदर, तो इंश्योरेंस कर दिया, हेल्थ इंश्योरेंस कर दिया, डेथ इंश्योरेंस कर दिया डेथ होने के बाद। और अगर एक्सीडेंटल डेथ में, याद रखना कि इसमें एक्सीडेंटल में अगर नॉर्मल डेथ होती है तो 30,000 रुपए मिलेगा, ठीक है। ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी दे दी गई, कितने रुपए की ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी दी गई? 5,000 रुपीज की।
आया क्यों था, जस्ट याद रखना डिमोनेटाइजेशन से पहले आया होता है, ठीक है, 2016 के आसपास ही। और डिमोनेटाइजेशन कब हुआ था, 8 नवंबर 2016 रात को 8 बजे, 8 नवंबर 2016 रात के 8 बजे, ठीक है। अब समझना कि जो प्रधानमंत्री जन धन योजना है ना, इससे हुआ क्या कि पहली बात तो आपको ये पता होना चाहिए इसको खोला ही क्यों गया था, ये न्यूज में क्यों है। समझना, इसको खोलने के पीछे रीजन थे कि बैंकिंग सर्विसेज को हर आदमी तक एक्सेस मिल सके, ठीक है, क्रिएशन ऑफ द क्रेडिट गारंटी फंड हो सके, ठीक है, फाइनेंशियल लिटरेसी आ सके लोगों के अंदर, ठीक है, हर आदमी के पास डेबिट कार्ड है, हर आदमी का बैंक अकाउंट है, तो वो फाइनेंशियली लिटरेट भी हो पाएगा, ठीक है। पेंशन स्कीम फॉर अनऑर्गेनाइज सेक्टर के लिए भी है, उसके साथ साथ बेसिक सेविंग होंगे अकाउंट के अंदर, माइक्रो इंश्योरेंस होगा, ये सब के देखते हुए बनाया गया था। अभी क्या हो रहा है कि सभी लोगों का क्या खोल दिया, जनधन खाता खोल दिया। कितने लोगों का खोल दिया, तो वो सब न्यूज में डाटा चल रहा है, ठीक है। जैसे आपने पढ़ा होगा कि वो स्कीम आई थी एक्सीडेंटल इंश्योरेंस, ठीक है, अटल पेंशन योजना, ये सारी की सारी चीजें बैंकों ने कंपलसरी कर दिया था कि तुम्हें यहाँ पे खुलवाना ही पड़ेगा, इसमें अकाउंट खुलवाना ही पड़ेगा, ठीक है। 20 रुपए कटेंगे, किसी में 336 रुपए कटेंगे, अगर एक्सीडेंटल डेथ हो गई तो 2 लाख रुपए मिल जाएंगे, वो सारी स्कीम है। तो थोड़ा सा इसको ध्यान रखना, प्रधानमंत्री जन धन योजना, ठीक है। उसके बाद चलते हैं इंपॉर्टेंट न्यूज के ऊपर, जो हमारे साइंस एंड टेक के हिसाब से इंपॉर्टेंट है। कौन सा, बीजिंग की न्यूज है, चाइना की। चाइनाज 3rd एयरक्राफ्ट कैरियर फ्यूजियन कंडक्ट्स फर्स्ट सी ट्रायल। देखो सर, पहली बात समझना, व्हाट इज एयरक्राफ्ट। एयरक्राफ्ट कैरियर क्या होता है, देखो ये सामने एक इमेज बनी हुई है, ये पूरा का पूरा एक जहाज बना हुआ है, ठीक है। इसके चारों तरफ छोटे छोटे जहाज भी चल रहे हैं, इसके ऊपर तुम्हारे फाइटर प्लेन भी चल रहे हैं, लेकिन अगर इनको यहाँ रखा जाए तो यहाँ भी रखा जा सकता है, ठीक है। ये जहाज इसके साथ साथ भी एडजस्ट हो सकते हैं। तो समझना, एयरक्राफ्ट कैरियर एक बेसिकली देखा जाए तो एक चलता फिरता शहर होता है ना, हजारों लोग उसमें रह सकते हैं, खाना है उनका, है ना, और समुद्र में, ओशियन में चला गया, लंबे टाइम तक वहीं घूम रहा है, कोई दिक्कत नहीं है हमें, ठीक है। तो ये सब होता है। तो मान लो कभी किसी से लड़ाई हो गई और हमें पानी में रहना पड़ा काफी दिन के लिए, तो हमें चाहिए। तो हमारे इंडिया के पास कितने हैं, तो याद रखना इंडिया के पास 2 है, एक है विक्रांत, INS विक्रांत, एक कौन सा है, INS विक्रमादित्य, और एक कौन सा है, INS विशाल, जो बनने वाला है और जिसका नाम जो है वो प्रेडिक्ट किया है लोगों ने कि विशाल हो सकता है, कंफर्म नहीं है, विशाल नाम है, ठीक है। 2 अभी हमारे पास है, विक्रांत एंड विक्रमादित्य। विक्रांत हमें खुद ने बनाया है, विक्रमादित्य हमने 2013 में हमारे फेवरेट, जो हमारा पसंदीदा दोस्त है, हमारा मित्र है, फ्रेंड है ना, कौन, रशिया, उससे लिया होता है, ठीक है। कहां से, रशिया से 2013 में विक्रमादित्य। इससे पहले हम विक्रांत को वो भी कर चुके हैं, क्या बोलते हैं, डिकमीशन भी कर चुके हैं। वो पहले हमने लिया था किसी से, ही हमने खुद का विक्रांत बना लिया, ठीक है। विक्रांत बाई के भी आती है, आपने देखा होगा, ठीक है। तो ये क्या है, इंडिया के चलते फिरते शहर, यानी कि इंडिया के एयरक्राफ्ट कैरियर। ये किसका है, चाइना का। चाइना का कौन सा है, तीसरा, क्या नाम है, फूजियान। क्या नाम है, फूजियान, ध्यान रखना। और चाइना पहली कंट्री बना था जिसने ओशियन में शिप के अंदर सैटेलाइट लॉन्च कर दी थी, है ना। दूसरे देश देखते रह गए थे, तो टेक्नोलॉजी में बहुत आगे है। इसने एक ऐसा सेल बना दिया जो यूरेनियम से चलेगा, और एक बार अगर फोन में डाल दिया तो 50 साल तक तुम्हें उसको चार्ज करने की नीड नहीं पड़ेगी। तो ऐसी ऐसी टेक्नोलॉजी भी काम कर रहा है। हम क्या कर रहे हैं, हम लड़ रहे हैं किसके नाम पर, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, है ना। हमें इनसे बाहर निकल के इधर की तरफ जाना चाहिए, ठीक है। वो बात की बातें हैं, ठीक है। अब देखो कौन सा है, विक्रांत विक्रमादित्य, इसके पास कौन सा है, फुजियान। पहले वाले 2 कौन से हैं, तो याद रखना, यहाँ पे नाम भी लिखे हुए हैं। कौन सा है, लियोनिंग, और दूसरा कौन सा है, तो इसके अंदर सैंडोंग। कौन सा है, सैंडोंग। ये इसके पास पहले से थे, तीसरा इसने बना लिया है। हम तीसरा कौन सा बनाने वाले हैं, विशाल, जो कि एक अज्यूम्ड नाम है, ठीक है, समझ गए। आगे चलें, जैसे कि हमारी इंडियन नेवी के पास और क्या क्या है, तो इंडियन नेवी के पास मैंने आप लोगों को शायद DRDO की क्लास में ना, साइंस एंड टेक की जो हमारी क्लास होती है उसमें पढ़ाया होगा कि इंडियन नेवी के पास डिस्ट्रॉयर भी होते हैं, इंडियन नेवी के पास फ्रीगेट्स भी होते हैं, इंडियन नेवी के पास सबमर्सिबल यानी कि सबमरीन्स भी होती हैं, और एयरक्राफ्ट कैरियर भी होती हैं। 4-5 चीजें होती हैं, ठीक है। उसके बाद चलते हैं नेक्स्ट, एन एनिमल प्रोटेक्शन बिल दैट मस्ट बी मूव्ड इन। देखो अभी ये जो हमारे राइटर है, इन्होंने लिखा है, अपूर्वा ने, कि जो एनिमल प्रोटेक्शन बिल है ना, वो जरूर आना चाहिए। बहुत सारे अखबार में इसको देखा गया है। देखो हुआ क्या, अगर मैं तुमसे कहूं कि किसी इंसान को अगर तुम मार दो तो तुम्हें पनिशमेंट होगी, बिल्कुल होगी।
और अगर मैं कहूं कि तुम किसी कुत्ते को, किसी जानवर को मार दो तो क्या पनिशमेंट होनी चाहिए? बिल्कुल होनी चाहिए, उसका भी उतना ही राइट है। तो जो एनिमल्स के साथ हम क्रुएल्टी करते हैं ना, उसको कम करना चाहिए, उसके लिए कानून होने चाहिए, उसके लिए एक्ट होना चाहिए, पनिशमेंट होनी चाहिए, वही डिमांड हो रही है। तो क्या अभी तक भारत में था ही नहीं क्या? जीरो के बराबर। देखो, एक एक्ट है प्रिवेंशन ऑफ द क्रुएल्टी एक्ट 1960, जिसमें कुछ भी फाइन नहीं है, अगर आपने किसी को मार दिया तो कोई फर्क नहीं पड़ता। जैसे एक इससे पहले का एक्ट था प्रिवेंशन ऑफ द क्रुएल्टी एक्ट 1890, इसमें तो ये था कि अगर आपने किसी जानवर को मार भी दिया ना तो आपको 10 रुपए फाइन लगेंगे बस, या आपको कोई सजा हो सकती है। तो बताओ, आप 10 रुपए फाइन लेना पसंद करोगे, देना या पनिशमेंट? तो यहां भी तुम्हें ऑप्शन है। अब तुम्हें पता है कि 10 रुपए देकर छूट ही जाऊंगा, 100 रुपए देकर छूट ही जाऊंगा, तो क्यों ना मजे कर लूं, मार दूं किसी जानवर को। तो अभी हमें क्या चाहिए कि हमें जो एनिमल्स है ना, उनके लिए भी स्ट्रिक्ट एक्ट बनाने चाहिए उनके प्रोटेक्शन के लिए, क्योंकि राइट टू लिव जो है ना, राइट टू लाइफ, वो हर किसी को अवेलेबल है, ना कि सिर्फ इंसानों को। इस बात को ध्यान में रखना। इसीलिए कल परसों जो ग्रेट इंडियन बस्टर्ड थी, जो खत्म हो रही थी, जिनकी डेथ हो रही थी, उसके केस में, उसके सीन में, सिनेरियो में क्या कहा था, सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने क्या डिसीजन दिया था कि अगर क्लाइमेट चेंज की वजह से भी अगर किसी की डेथ हो रही है तो वो भी फंडामेंटल राइट आर्टिकल 21 में डाल दिया। और समझ में आ रही है ना? तो ये कुछ बातें ध्यान रखना। अभी कौन सा एक्ट है हमारे पास? प्रिवेंशन ऑफ द क्रुएल्टी एक्ट। अगर पूछे किस कंट्री ने स्ट्रिक्ट रूल बना दिया, तो क्रोएशिया ने अभी बनाया है, जो कि इसमें डिस्कस किया हुआ है। ठीक है। अगर पूछे आर्टिकल कौन सा आएगा, तो 48 क्या कहता है? एनिमल हस्बेंड्री, और उसके साथ साथ एग्रीकल्चर को सरकार प्रमोट करेगी। ठीक है। उसके बाद चलते हैं नेक्स्ट न्यूज के ऊपर। ISRO finds proof of the enhanced possibility of the water ice in polar craters of the moon। देखो, ये जो मून है, ये इसके क्या है? पोलर क्रेटर्स। क्रेटर्स मतलब खड्डे। जब देखो, जब एस्टेरॉइड आकर टकराते हैं ना, तो अर्थ की तरफ आते हैं, तो अर्थ की चारों तरफ कौन घूम रहा है? मून। तो मून पे टकरा जाते हैं। मून पे कोई एनवायरमेंट तो होता नहीं है, तो सीधे जाके वहां पे गड्ढे बन जाते हैं, उन्हीं को क्रेटर कह देते हैं। इसलिए देखा होगा, जब भी चांद को देखते हो तो धब्बे नजर आते हैं, है ना? तुम लोगों ने गाने बना दिए चांद में धब्बा है, ऐसा कुछ नहीं है। चांद में क्या एक्चुअल में क्रेटर की वजह से धब्बा है, इसलिए हमें यहाँ से खड्डे नजर आते हैं, धब्बे नजर आते हैं। ठीक है। तो वहां पर एक क्रेटर है, जिसके अंदर इसरो के साइंटिस्टों ने अभी फाइंड किया कि वहां पर क्या है? पॉसिबिलिटी ऑफ द वाटर आइस। ठीक है, बर्फ हो सकती है। तो अगर बर्फ मिलती है तो हमारे लिए बहुत अच्छी बात है। और अगर मैं इसरो की बात करता हूं, तो इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन कब बना था? 15 अगस्त 1969, जो पहले 1962 में कैसे बना था? एज ए इनकोस्पार के नाम से बना था। बाद में नाम बदल देते हैं। पहले चेयरमैन कौन थे? पहले हेड कौन थे? विक्रम साराभाई, जिनको फादर ऑफ इंडियन स्पेस एजेंसी या इंडियन स्पेस कह देते हैं। अभी कौन है? तो अभी का आपको पता ही है, एस सोमनाथ है। ठीक है। अगर मैं बात करूं चंद्रयान 3 कब गया था, तो लास्ट ईयर गया था 14 जुलाई, 23 अगस्त वो पहुंचा था। जिस दिन पहुंचा था 23 ऑफ द अगस्त, उस दिन क्या बनाया गया? तो उस दिन क्या नाम रखा गया था? नेशनल स्पेस डे के नाम से बनाया जाएगा। ठीक है, बात समझ में आ रही है? जहां उतरा था हमारा जो लैंडर, क्या नाम था लैंडर का? विक्रम। हमारे रोवर का नाम क्या था? तो याद रखना प्रज्ञान, जो कि चंद्रयान 2 में भी सेम था। ठीक है। ये जहां उतरा था लैंडर, उसकी जगह, उस विक्रम वाली जगह को क्या नाम दिया गया? तो शिव शक्ति पॉइंट। क्या नाम दिया गया? शिव शक्ति पॉइंट। अगर पूछे चंद्रयान 2 कहां पर लैंड हुआ था, तो उसकी जगह का नाम क्या था, वो आप लोग मुझे कमेंट करके बताओगे उसका नाम क्या था। ठीक है। उसके बाद चलते हैं आगे। ये हमने बहुत बार पढ़ा हुआ है इसरो के बारे में। CISF टेक्स ओवर पार्लियामेंट सिक्योरिटी फ्रॉम द दिल्ली पुलिस। देखो, पहले CISF दिल्ली पुलिस के पास थी पार्लियामेंट की सिक्योरिटी, अब वो सिक्योरिटी किसके पास चली गई? CISF। ठीक है। और जो CISF है वो क्या है हमारी? तो सेंट्रल फोर्सेज में से एक है, जो कि हमारे पास 8 बनी हुई है। ठीक है। कब बनी थी? तो 1968 में बनी थी। हेडक्वार्टर कहाँ पे है? दिल्ली में। और इसका जो हेड होता है वो IPS रैंक का ही कोई ऑफिसर होता है, ध्यान रखना। ठीक है। तो ये बातें थोड़ी सी ध्यान रखना, वन लाइनर में याद रखना। इसको किसके पास पहुंचा दिया? CISF के पास सिक्योरिटी को। अगर पूछे सबसे पहली आर्मी कौन सी बनी थी इंडिया में, तो याद रखना आसाम राइफल्स। आसाम राइफल सबसे पहले इंट्रोड्यूस होती है 1839 के अंदर, ध्यान रखना। ठीक है। उसके बाद बहुत सारी आई। ठीक है। BSF, CISF, ITBP, है ना, वो सारी बनी हुई है। तो आप याद रखना पहली कौन सी थी? आसाम राइफल। अगर पूछे आर्मी कब बनी इंडिया की, इंडियन आर्मी को कब बनाया गया, तो इंडियन आर्मी याद रखना 1895। अगर पूछे नेवी कब बनाई गई थी, तो 26 ऑफ द जनवरी 1950। अगर पूछे एयरफोर्स कब बनी थी, तो वो बनती है 8 ऑफ द अक्टूबर 1932, जिस दिन एयरफोर्स डे बनाया जाता है। ठीक है। तो कुछ बातें ध्यान रखना। ठीक है। उसके बाद चलते नेक्स्ट।
हेड ऑफ द एलोन मस्क विजिट। देखो अभी ये इंडिया आने वाले हैं, और शायद आप लोगों को एक बात पता होनी चाहिए, एफडीआई, व्हाट इज एफडीआई? तो एफडीआई का सिंपल मतलब है फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। जैसे फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट का मतलब है बाहर से कोई भी कंपनी आके इंडिया में इन्वेस्ट कर सकती है, तो हमने स्पेस सेक्टर के अंदर 100% एफडीआई को अलाउ कर दिया। अब अगर एलन मस्क भी चाहे ना तो भारत में स्पेस एक्स की फैक्ट्री कंपनी लगा सकता है। तो वो इंडिया आ रहा है तो हो सकता है कि वो फंडिंग करे और वो यहाँ पर स्पेस में कोई नई कंपनी यहाँ पर एस्टेब्लिश करने की कोशिश करे। बस उसी की न्यूज बताई जा रही है। तो याद रखना एफडीआई में 100% फंडिंग किसको अलाउ कर दी गई है? कौन से सेक्टर में? स्पेस सेक्टर के अंदर। ठीक है, उसके बाद चलते हैं नेक्स्ट। जैसे कि डिफरेंस बता रखा है एफडीआई एफपीआई में क्या होता है। ठीक है, एफडीआई का मतलब क्या है? एफडीआई रेफर्स टू द इन्वेस्टमेंट मेड बाय द फॉरेन इन्वेस्टर्स, और इसका मतलब होता है एफपीआई रेफर्स टू इन्वेस्टिंग इन द फाइनेंशियल एसेट्स ऑफ ए फॉरेन कंट्री। अगर हम करते हैं तो एफपीआई, ठीक है, जो बाहर की कंपनी है उसके अंदर यहाँ इन्वेस्ट। अगर बाहर की कंपनी यहाँ इन्वेस्ट करती है तो एफडीआई। ठीक है, रोल ऑफ द इन्वेस्टर्स एक्टिव पैसिव, टाइप डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट होगी, यहाँ पे इनडायरेक्ट होगी, हाई कंट्रोल लो कंट्रोल, टर्म लॉन्ग टर्म के लिए शॉर्ट टर्म के लिए। तो थोड़ी सी बातें ध्यान रखना। ठीक है, बाकी डेफिनेशन याद रखोगे तो बहुत इनफ है। ठीक है, आई थिंक आज के लिए इतना ही था। अब हम पढ़ लेते हैं किसके बारे में, इसके क्वेश्चंस के बारे में। पहला क्वेश्चन हमारे सामने आता है स्मार्ट। क्या पूछ रहा है? स्मार्ट सुपरसोनिक मिसाइल असिस्टेड रिलीज ऑफ द टॉर्पेडो सिस्टम किसने बनाया है? तो कौन बनाएगा? सिंपल सा क्वेश्चन है। क्या इसरो बनाएगा? क्या नहीं। अर्थ साइंस नहीं। सीएसआईआर नहीं। तो कौन? डीआरडीओ, क्योंकि डिफेंस के सारे काम डीआरडीओ करता है। ठीक है, उसके बाद चलते नेक्स्ट। रिसेंटली इंडिया एंड क्रोएशिया कंडक्टेड द 11th सेशन ऑफ द फॉरेन ऑफिस कंसल्टेंट एट विच प्लेस? कहां पर? तो याद रखना न्यू दिल्ली। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। ठीक है, कंसल्टेशन। Question number 3, Ruang volcano recently seen in India, seen in the news due to the eruption, कहां पर है? तो याद रखना सिंपल सा है, इंडोनेशिया। इंडिया में कौन सा है जो एक्टिव वोल्केनो है? तो बैरन आइलैंड के ऊपर है। ठीक है, अंडमान निकोबार के अंदर। उसके बाद चलते हैं नेक्स्ट। When was the इंटरनेशनल डांस डे सेलिब्रेटेड? तो कब सेलिब्रेट किया गया? तो याद रखना 29th of the April। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। उसके बाद चलते हैं रिसेंटली इशाक दर कहाँ के डिप्टी पीएम बने हैं? तो पाकिस्तान। ठीक है, हमारे पड़ोसियों के नेबरिंग कंट्रीज के पीएम प्रेसिडेंट याद रखना। उसके बाद आता है अकॉर्डिंग टू द रिसेंट रिपोर्ट्स व्हेन विल इंडियाज ई कॉमर्स मार्केट बिकम द थर्ड लार्जेस्ट मार्केट इन द वर्ल्ड? तो 2030 तक हम क्या बन जाएंगे? थर्ड लार्जेस्ट ई कॉमर्स मार्केट बन जाएंगे। उसके बाद है विच कंट्री विल रिसेंटली लिफ्ट द व्हीकल इंपोर्ट बैन? तो किसने हटा दिया? श्रीलंका। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। Who has recently received the पंडित लच्छू महाराज अवार्ड? तो पंडित लच्छू महाराज अवार्ड यूपी में दिया जाता है। किसने मिला? किसको मिला है? तो हेमा मालिनी को मिला है। ध्यान रखना, हेमा मालिनी। विच एआई एंकर ऑफ द इंडिया टुडे? उसको ग्लोबल मीडिया अवार्ड मिला है। तो याद रखना सना। ऑप्शन नंबर सी, यानी कि सना को क्या मिला है? ग्लोबल मीडिया अवार्ड मिला है। रिसेंटली द बुक द विनर्स माइंडसेट रिटन बाय हुम हैज बीन रिलीज? किसकी है? तो याद रखना शेन वाटसन। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर, शेन वाटसन। उसके बाद नेक्स्ट आता है इंटरनेशनल लेबर डे कब सेलिब्रेट होता है? 1 मई। पूछ रहा है इंडिया में कब से होने लगा? तो इंडिया में 1923। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। ठीक है, उसके बाद हु हैज वोन द 2024 गोल्डमैन प्राइज फ्रॉम एशिया फॉर हिज एफर्ट्स इन द हसदेव अरण्य कैंपेन? जो हसदेव के अंदर जंगलों को बचाने के लिए कैंपेन चल रहा था ना, उसके लिए किसको गोल्डमैन प्राइज का अवार्ड मिला है? तो याद रखना को किसको मिला है? आलोक शुक्ला को मिला है। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। ठीक है, देखा हो ना हसदेव की न्यूज चल रही थी, वो अडानी को माइनिंग के लिए इलाका दे दिया गया था, तो उसके अंदर वो प्रोटेक्शन करने के लिए, उसको बचाने के लिए कर रहे थे सब कुछ। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट आता है विच सिटी विल इंडिया होस्ट द 2025 BWF वर्ल्ड जूनियर चैंपियनशिप? तो कौन सी सिटी के अंदर होगा? तो याद रखना गुवाहाटी। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। गुवाहाटी कहाँ पे है? आसाम। ठीक है, उसके बाद चलते हैं व्हाट इज द नेम ऑफ द एयरपोर्ट इन दुबई वेयर द कंस्ट्रक्शन वर्क ऑफ द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट टर्मिनल स्टार्ट हुआ है? तो दुनिया का सबसे बड़ा टर्मिनल कहाँ पे बनाया जा रहा है? तो याद रखना अल मक्तोम इंटरनेशनल एयरपोर्ट। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट चलते हैं Who has been appointed as the president of Indian vaccine manufacturer? शायद आप लोगों ने देखा होगा कि अभी जो कोविशील्ड वैक्सीन थी, एक थी कोवैक्सीन, एक थी
कोविशील्ड, जिसने कोविशील्ड लगाई थी उसको एक डाटा निकल के आया, यूके की कोर्ट में इस कंपनी ने गलती मानी कि हाँ हमसे गलती हुई थी, विदाउट थर्ड ट्रायल हमने इसको लगा दिया था, तो लोगों में हार्ट अटैक हो रहे हैं, लोगों में ब्रेन हेमरेज हो रहा है, लेकिन इट्स अ रेयर केस है ना, ब्लड क्लोटिंग हो जा रही है लोगों के अंदर। लेकिन तुमने देखा होगा बीच में न्यूज आई थी, कोई चलते चलते गिर के मर गया, 19 साल का बच्चा हार्ट अटैक से मर गया, जिम करते करते रनिंग करते करते लोग गिर जा रहे थे, मर जा रहे थे, वेट उठाते उठाते मर रहे थे। तो ये किसके साइड इफेक्ट थे? कोविशील्ड के। तो आपने देखा होगा एक अलग ही वो चला हुआ है कोविशील्ड और कोवैक्सीन को लेकर, है ना। तो अभी याद रखना कि इंडिया का जो इंडियन वैक्सीन मैन्युफैक्चरर है एसोसिएशन, उसका चेयरमैन किसको बना दिया गया है? तो अभी किसको बना दिया गया है? तो कृष्णा एम अल्लाह को बना दिया गया। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। ठीक है, आप लोग कमेंट करके बताना कि किसको कोविशील्ड लगी थी और किसको कोवैक्सीन लगी थी, है ना। कोवैक्सीन वाले सेफ हैं, कोविशील्ड वाले थोड़े से खतरे के अंदर है। ठीक है, ओके। उसके बाद चलते नेक्स्ट, घबराने की बात नहीं है, इट्स अ वेरी रेयर केस। व्हेन वाज द जीएसटी इनेक्टेड इन इंडिया? कब हुआ था? तो 2017। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। वर्ल्ड लाफ्टर डे कब सेलिब्रेट होता है? तो याद रखना 5th ऑफ द मई, गलती से 2nd ऑफ द मई यहाँ पे कलेक्ट हो गया है। ठीक है, तो इसको ठीक कर लेना। उसके बाद चलते हैं, विच आर्टिकल डिफाइंस द फॉर्मेशन ऑफ द जीएसटी काउंसिल इन इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन? तो आर्टिकल 279 का ए। ठीक है, क्या कहता है? जीएसटी काउंसिल बना सकता है, प्रेसिडेंट बना सकता है। ठीक है, लेकिन हेड कौन रहेगा उसका? फाइनेंस मिनिस्टर रहेगा, इस बात को ध्यान रखना। प्रोटेक्शन ऑफ द लाइवलीहुड एंड द रेगुलेशन ऑफ द स्ट्रीट वेंडिंग एक्ट कब आया था? 2014। उसके बाद स्वनिधि कब आया? 2020-2020। What is the name of the third aircraft carrier launched by China? चाइना के द्वारा लॉन्च किया गया थर्ड एयरक्राफ्ट कैरियर कौन सा है? तो विक्रम, विक्रांत, ये तो इंडिया के हैं। फूजियान, ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। वन लाइनर के पॉइंट ऑफ व्यू से ध्यान रखना। आई होप कि आज के लिए इतना ही था, आपको बातें समझ में आई होंगी। हम दोबारा से मिलेंगे कल, ठीक है, और हम इसको आगे कंटिन्यू करेंगे। आई होप कि आप लोगों को समझ में आया होगा। ओके, थैंक यू।